गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भगवती शिक्षक की ऑनलाइन क्लासेस कई वहाँ से जारी हैं। इसी के साथ में अपनी 2 यूनिट कंप्लीट हो गई, तीसरी चल रही है जिसके अंदर अपन शिक्षण तकनीकी का अध्ययन कर लिया, उसकी विशेषता, उद्देश्य, सारी चीज़ों का अध्ययन किया। इसी के साथ में हमने अभी क्या पढ़ा था, इससे पहले शिक्षण प्रतिमान में परीक्षा पूछताछ प्रशिक्षण का अध्ययन किया, उसके टॉपिक्स क्लियर कर लिए हमने। इसके बाद आज अपन का जो टॉपिक है वो है बेसिक टीचिंग मॉडल, यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। तो अब इसके साथ में है अपन का बेसिक टीचिंग मॉडल, यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। क्योंकि हमको यूनिट के सारे एक टॉपिक जो है उनको क्लियर करना है और इसके साथ ही हमको देखना है क्योंकि जो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है ये अपन का मोस्ट प्रतिमान है, जैसे कि अपन ने परीक्षा पूछताछ प्रशिक्षण पढ़ा था उसी की तरह। तो इसमें हम देखते हैं बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। तो इसमें हम देखेंगे कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था। तो ये रॉबर्ट ग्लेसर, इसे प्रतिपादक कौन है? रॉबर्ट ग्लेसर। और ये प्रतिमान प्रतिपादित करने वाले थे रॉबर्ट ग्लेसर, जिन्हें किसने दिया था? 1962 में, सन 1962 में। जो परीक्षा पढ़ा था वो भी बनकर 1962 में था, और जो बनकर रॉबर्ट ग्लेसर ये वाला प्रतिमान है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान बेसिक टीचिंग मॉडल, तो ये भी रॉबर्ट ग्लेसर ने 1962 में दिया था। तो ये प्रतिमान 1962 में विकसित किया गया मनोवैज्ञानिक अधिनियमों तथा सिद्धांतों का, यानी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इसके अंदर और अधिनियम और सिद्धांतों का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है और उसी के द्वारा इसमें शिक्षण किया जाता है। जो मनोवैज्ञानिक शक्तियों की सहायता से शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, किसके द्वारा? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में। तो क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिक अधिनियम आ गए, सिद्धांत आ गए, तो इसका प्रयोग किया जाता है शिक्षण में। किसका? मनोवैज्ञानिक, याद रखने की चीजें हैं। अधिनियमों व सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? मनोवैज्ञानिक अधिनियमों व सिद्धांतों के द्वारा शिक्षण में इसमें प्रयोग किया जाता है, जिससे कि उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। इसे कक्षा सभा प्रतिमान के नाम से भी ब्रूस और जे जॉइस ने व्यक्तिगत शोधों सम्मिलित किया गया था। किसके नाम से? कक्षा सभा प्रतिमान। इसका दूसरा नाम है कक्षा सभा प्रतिमान। अभी किसने कहा था? कक्षा सभा प्रतिमान, मतलब बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का जो नाम है क्लासरूम मीटिंग मॉडल, यानी इसको कहा जाता है। तो ये ब्रूस जे जॉइस, ब्रूस जे जॉइस, इन्होंने इस प्रतिमान का नाम दिया कक्षा सभा प्रतिमान। मतलब बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो है उसके प्रतिपादक रॉबर्ट ग्लेसर है, ये याद रखना 1962 में इसको दिया था और इसमें मनोवैज्ञानिक अधिनियमों में सिद्धांतों द्वारा शिक्षण का कार्य किया जाता है। और दूसरा नाम जो दिया था कक्षा सभा प्रतिमान, इसी प्रतिमान को तो ब्रूस जे जॉइस ने दिया था। तो इसी के साथ में जो बुनियादी शिक्षण है इसका भी अध्ययन करते हैं, इसमें व्यक्तिगत स्रोतों में सम्मिलित किया है। ये प्रतिमान शिक्षण प्रक्रिया को बड़े सरल किंतु उपयुक्त रीति जो होती है वो शिक्षण कार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो वो वाली रीति का प्रयोग किया जाता है जिससे कि बालक इसमें अच्छे से सीख सके। और किस प्रकार सीखे? ये सारी चीज इसके अंदर होती है, यानी इस प्रतिमान से शिक्षण के संप्रत्यय को समझने में सहायता मिलती है। जो ये प्रतिमान है इससे शिक्षण का जो संप्रत्यय है यानी महत्व है, तो उसको सीखने में इसमें अपन को सफलता मिलती है। और दूसरा है शिक्षण को अपनी शिक्षण की विधियों को विद्यार्थी के अनुसार बदलने या परिमार्जित करने में भी सहायता मिलती है। इसके बुनियादी शिक्षण के माध्यम से जो नियम और अधिनियम जो होते हैं इसके माध्यम से हम उसको बदला जा सकता है, शिक्षण विधियों को विद्यार्थी के अनुसार
बदलने या परिमार्जित करने में सहायता देता है। कौन सा? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसी के साथ में है जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है, उसमें इसके द्वारा संशोधन की दिशा मिलती है इसमें। और शिक्षण विभाग में दिशा मिलती है, सेवारत शिक्षण में ये सहायक है, मतलब बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जो सेवारत शिक्षक है उनके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। और पाठ्य वस्तु विषय वस्तु को समझने में छात्रों की सुविधा भी रहती है इसमें बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में। अब इसमें हम देखते हैं कि इस प्रतिमान के अंदर और तो क्या क्या चीजें हैं और किस प्रकार से इसमें इसका स्वरूप कैसा है, यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का स्वरूप है। ये तो मैंने देखिए रॉबर्ट ग्लेजर है, का स्वरूप, क्योंकि इसी के माध्यम से पूरा जो बुनियादी शिक्षण है इसी के माध्यम से चलता है। ये स्वरूप को ध्यान में रखना है, इसमें क्या क्या चीजें क्या नहीं है। तो इसका स्वरूप है, उसमें पहला पॉइंट है, क्योंकि जो ये स्वरूप था तो इस प्रतिमान में शिक्षण प्रक्रिया के 4 पक्षों में विभाजित किया गया। यानी स्वरूप को कितने में विभाजित किया गया? 4 पक्षों में, यानी 4 पक्षों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब 4 पक्ष है। इसका पहला है अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ये इसका पहला स्वरूप है। इसी के साथ में है दूसरा प्रारंभिक या पूर्व व्यवहार। ठीक है, और तीसरा है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया। और चौथा है निष्पत्ति का मूल्यांकन। तो इसकी जो प्रक्रिया है, पूरा स्वरूप है, 4 पॉइंटों के मध्य चलता है। और ये चारों पॉइंटों के मध्य इसका डायग्राम भी आप बना सकते हो, उसमें लिख सकते हो, और प्रश्न पोषण भी इसी के माध्यम से मिलता है। मतलब इस प्रतिमान में निष्पत्ति का मूल्यांकन उद्देश्य छात्रों के विभाजन शिक्षक को पुनर्बलन प्रदान करता है। तो ये प्रक्रिया चलती है, इस प्रक्रिया को मैं आपको पूरी डिटेल से समझाती हूँ, तो आप पहले इसमें लिख सकते हो, डायग्राम के माध्यम से इसमें समझ सकते हो। 2 3 और ये 4, और इसी के अकॉर्डिंग इसमें फीडबैक की भी व्यवस्था है, प्रश्न पोषण। यानी प्रक्रिया है पूरी है। अब ये मन को डिटेल से समझेंगे इन सारे पॉइंटों को कि कैसे कैसे क्या क्या चीज इसमें होती है। का मूल्यांकन। अब इसमें हमें देखना है कि कैसे क्या चीज अनुदेशनात्मक उद्देश्य में क्या होता है। तो जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य होता है, तो इस उद्देश्य तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो छात्रों को शिक्षण के पूर्व करनी चाहिए। मतलब पूर्व यानी पहले करनी चाहिए, अर्थात इसमें उन व्यवहारों या क्रियाओं को समायोजित किया जाता है जिसके माध्यम से शिक्षण के पश्चात प्रक्रियाओं में सफलता संपन्न होने के बाद, यानी सफलता मिल जाती है, उसके बाद क्या 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 छात्र ने अर्जित करा, क्या नहीं किया, ये सारी चीज इसके अंदर आती है शिक्षण से पूर्व। यानी कि शिक्षण से पूर्व करनी चाहिए, उस ज्ञानार्जन कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये सारी चीज इसके अंदर आती है। और अनुदेशनात्मक उद्देश्य में ज्ञानात्मक यानी तीनों उद्देश्य इसके अंदर आ जाते हैं। इससे
प्राप्ति होती है। यानी कौन कौन से उद्देश्यों की? ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यानी इसमें जो शिक्षण से पूर्व की क्रिया है, ज्ञानार्जन किया है उसमें, और वो चीज इसके अंदर आती है कौन से उद्देश्य कौन से नहीं थे। तो इसके अंदर जो उद्देश्य प्राप्त होती है ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य की प्राप्ति होती है। यानी यही है कि उन क्रियाओं से है इस उद्देश्य का मतलब जो छात्रों को शिक्षण के पूर्व करनी चाहिए, शिक्षण से पहले करनी चाहिए, इसे ज्ञानार्जन भी कहा जाता है। यानी ज्ञान को अर्जन करने के लिए छात्रों को शिक्षण से पूर्व जो क्रिया करनी चाहिए वो उसके अंदर आती है। ठीक है, और इसी के साथ में इसका उन व्यवहारों या क्रियाओं को समाहित किया जाता है जिसके माध्यम से शिक्षण के पश्चात छात्र अर्जित कर लेता है। यानी शिक्षण के बाद वो अर्जित करता है, जैसे कि तीनों पक्ष कौन कौन क्षेत्र है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। यानी उद्देश्य यही होता है शिक्षण का, इन तीनों चीजों का विद्यार्थी में विकास होना। यानी ज्ञानात्मक का भी, भावात्मक का, क्रियात्मक। यानी अपने ज्ञान को बनाना, ज्ञानात्मक, भावात्मक यानी अपनी भावनाओं और अपने अंदर की जो आत्मा उसमें अंदर समाहित, इस ज्ञान को अपने अंदर समाहित करना, ये कह सकते हो भावात्मक, जिसमें व्यक्ति अपने उससे सोच सके, अपनी प्रक्रिया को सोच सके, अपने मस्तिष्क से सोच सके, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को इसमें लगा सके। और क्रियात्मक इसमें वो अपनी क्रिया करके दिखा सके, कुछ करके दिखाना, कुछ करना से इसका मतलब होता है। और अब दूसरा पॉइंट है इसका प्रारंभिक या पूर्व विभाग। अब प्रारंभिक या पूर्व विभाग का जानते हैं, इससे यही है कि पूर्व विभाग में तात्पर्य छात्रों की उन योग्यताओं अथवा विभागों से है जो पाठ्य वस्तु की बोध गम्यता के लिए आवश्यक है। जो विभाग पाठ को पढ़ने के लिए, पाठ्य वस्तु को समझने के लिए जो चीज होती है उसके लिए आवश्यक है, तो इसमें प्रारंभिक विभाग या पूर्व विभाग में आती है। इसका संबंध छात्रों के पूर्व ज्ञान या विकास के स्तर से है, अर्थात ये छात्र का वह स्तर है जहां से नवीन ज्ञान या अधिगम को जोड़ना शुरू किया जाएगा। मतलब यह है कि छात्रों का जो वर्तमान ज्ञान का स्तर है, उनका बौद्धिक विकास का स्तर है, या फिर उनकी अभिप्रेरणा की स्थिति है, और जो उनके सीखने को प्रभावित करते हैं उन विभाग को इसके अंदर जानना है। प्रारंभिक पूर्व विभाग को जानना जो कि छात्र की बौद्धिक स्तर को, मानसिक स्तर को और जो अभिप्रेरणा का स्तर है उसको जो सीखने के लिए वो करे, तो वो इसके अंदर आते हैं। तो शिक्षण की प्रभावकारिता या शिक्षण की सफलता इस बात पर निर्भर रहती है कि शिक्षण द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला नवीन पाठ, ज्ञान, कौशल छात्र के प्रारंभिक विभाग पूर्व ज्ञान की सीमा तक जुड़ा हुआ है। जो उसका ज्ञान है वो कितना जुड़ा हुआ है, उसका प्रारंभिक विभाग कैसा है, उसका ज्ञान का स्तर कैसा है, बौद्धिक स्तर कैसा है, सीखने का स्तर कैसा है, तो वो सारी प्रारंभिक पूर्व विभाग में वो चीज आ जाती है। बुनियादी शिक्षण के लिए इससे बेसिक जो टीचिंग ट्रेनिंग होती है, सभी जानते हैं कि बेसिक है, तो उसको पहले हम जान देखेंगे कि जनरली कौन सी चीजें होती है, कौन सी नहीं। अपन जाते हैं ना पूर्व ज्ञान कैसा है कैसा नहीं, बेसिक कि अपन कंप्यूटर कोर्स करते हैं तो पहले बेसिक सिखाया जाता है कि छोटी मोटी चीजों को सीख जाए और आसानी से सीख जाए, इससे भी समस्या उत्पन्न ना हो। तो पूर्व विभाग वही चीज आती है कि इसमें ज्ञान का स्तर कैसा है, उसका बौद्धिक स्तर कैसा है, ये सारी चीजें पूर्व ज्ञान का विकास के स्तर से है। जो छात्र का वैसा है नवीन ज्ञान या अधिगम को जोड़ना शुरू किया जाता है, नवीन उसका ज्ञान क्या है और अधिगम का स्तर उसका क्या है, यानी कितना सीखा कितना नहीं सीखा, वो सारी चीज प्रारंभिक और पूर्व विभाग में आती है। इसी प्रकार से जो अपना तीसरा पॉइंट है अनुदेशनात्मक प्रक्रिया, है ना। तो अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में क्या होता है, तो तीसरे पॉइंट में अपन देखेंगे अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में कि अनुदेशनात्मक प्रक्रिया क्या है। तो इसमें यह है शिक्षण की उन क्रियाओं से है जो पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए है? पाठ के प्रस्तुतिकरण के ऊपर लिख सकते हो, पाठ के प्रस्तुतिकरण के लिए प्रक्रिया जो करण, ये चीज आप समझो। पाठ का प्रस्तुतिकरण अनुदेशनात्मक प्रक्रिया कि मतलब सिखाने के लिए पाठ को शिक्षक के द्वारा किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए, शिक्षार्थी के साथ शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए, तो इसमें वो चीज आती है प्रस्तुत में प्रयुक्त की जाती है, वो क्रियाएं इसके अंदर आती है। तो अर्थात घटक के अंतर्गत शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है। कौन सी प्रक्रिया का? शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, यानी शिक्षण के उद्देश्यों तथा छात्र के पूर्व ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए शिक्षण विधियों, प्रविधियों या व्यूह रचनाओं की, यानी व्यूह रचना की जाती है। जो कुछ भी पढ़ना सीखना होता है उसे प्रस्तुत करना ही अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है। यानी इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि अनुदेशनात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या है कि जो कुछ भी अपन को पढ़ना है, सीखना है और जो प्रस्तुत
यानी पाठ्य प्रस्तुतिकरण, इसके अंदर मैंने क्रिया, ऐसी कौन सी क्रिया जो हमारे शिक्षण के अंतर्गत जो क्रिया चलती है। अब वो क्रिया कौन कौन सी होती है, शिक्षक विद्यार्थी के मध्य जो क्रिया हो रही है, वहां वातावरण के प्रति जो क्रिया है, तो वो क्रिया कौन सी होती है, अनुदेशा प्रक्रिया उसको कहते हैं। जो शिक्षण कार्य में पाठ्य प्रस्तुतिकरण के बीच में शिक्षक और छात्र के मध्य जो जो क्रियाएं होती है, वो क्रियाएं सब इसके अंदर आती है। किसके अंदर, अनुदेशात्मक प्रक्रिया के अंदर, पढ़ना सीखना, इसके अंदर वो सारी चीजें इसके अंदर ही आती है। मतलब शिक्षण की विधि प्रविधि की रचना की जाती है, ऐसी व्यू रचना या कोई प्रक्रिया बनाना जिससे कि शिक्षण का कार्य अच्छा हो सके और पाठ्य प्रस्तुतिकरण भी अच्छे से अच्छा हो सके। अब इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो है निष्पत्ति का मूल्यांकन। यानी निष्पत्ति का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि कौन से उद्देश्य थे जिनकी प्राप्ति हुई या नहीं हुई। यानी एक शिक्षक जब विद्यार्थी को शिक्षण कार्य करा देता है, उसके बाद वो उसका मूल्यांकन करता है कि परीक्षा तथा निरीक्षण की ऐसी विधियां जिसके आधार पर शिक्षक निर्णय लेता है, उसको क्या कहते हैं, मूल्यांकन। अब ये मूल्यांकन कैसे होगा कि छात्रों का विषय वस्तु का स्वामित्व प्राप्त हुआ या नहीं हुआ ये जानना, छात्रों के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन हुआ ये जानना, यानी व्यवहार में परिवर्तन आया नहीं आया, उसने कुछ सीखा या नहीं सीखा, ये सारी चीज इसके अंदर आती है और इसकी जांच मूल्यांकन के द्वारा ही की जा सकती है। यदि अपेक्षित स्वामित्व स्तर प्राप्त नहीं हुआ हो तो पूर्व तीनों अथवा किसी के अभाव के कारण, यानी इसमें तीनों जो पॉइंट पहले थे इसमें कुछ भी चीज रह गई तो मतलब चौथे मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो अगर मूल्यांकन में कमी आती है, कुछ भी चीज होती है, तो मतलब तीनों पॉइंटों में कहीं ना कहीं ये जो प्रक्रिया थी उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। तो चौथा घटक में मूल्यांकन अगर तीनों ही घटकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है और उनकी प्रभावकारिता को बढ़ाने में सहायक होता है। इसमें यही है कि शिक्षण के घनिष्ठ संबंध होता है, शिक्षण के उद्देश्यों के अनुसार संबंध बदलता रहता है। यानी फीडबैक लास्ट में यही है, अगर ये चारों चीजों उद्देश्यों की प्राप्ति हो गई तभी फीडबैक मिलेगा। इसी से शिक्षण कार्य का पता लगाया जा सकता है कि शिक्षण में एक छात्र और अध्यापक मध्य कैसा संबंध था, कैसा संबंध नहीं था, जिससे कि सारी चीजों की पूर्ति हुई। अब इसको पॉइंटों वाले चारों पॉइंटों के बारे में देख लिया, समझ लिया, तो इसमें यही है कि अंदर से उद्देश्य क्या था क्या नहीं था, ये पाठ से पूर्व सोचा जाता है कि ज्ञान भावना क्रियात्मक तीनों उद्देश्य से प्राप्त होने लिए अनुदेशात्मक उद्देश्य है। यानी बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है तो ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है कि यानी बेसिक चीजों से जो पूर्व में रहती है, पूर्व कैसा था कैसा नहीं था, इस विद्यार्थी का शिक्षण कार्य कैसा है, यानी छात्रों शिक्षण से पूर्व करने वाली क्रियाएं इसके अंदर आती है, यानी पूर्व पहले रहते हैं। फिर ये प्रारंभिक और पूर्व विभाग है। अब प्रारंभिक और पूर्व विभाग में ये है कि पूर्व ज्ञान का पता लगाना कि उसका विकास का स्तर कैसा है कैसा नहीं है, छात्र का बौद्धिक स्तर कैसा है, अधिगम सीखने का स्तर कैसा है, सारी चीजें अपनी पूर्व विभाग में आ गई। और ये प्रक्रिया हो गई जो पाठ्य प्रस्तुतिकरण से क्रियाएं जो जुड़ी होती है, सारी क्रियाएं आती है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। अब लास्ट में निष्पत्ति का मूल्यांकन, बच्चे ने कितना सीखा, कितना सुधार हुआ, कितना नहीं हुआ, ये शुरू से जो प्रोसेस चली उसका मूल्यांकन होता है। और इन सबका फिर बाद में एक शिक्षण कार्य में जो सीखा हुआ जो ज्ञान है उससे फीडबैक मिलता है और प्रश्न मिलता है। तो ये सारी चीज अपन की आ गई कि मतलब इसमें क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन एक चीज ये देखने की है, इसमें मोस्ट यही है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसने दिया था, रॉबर्ट ग्लेसन ने दिया। कब दिया, 1962 में। इसका दूसरा नाम जो है वो कक्षा समय प्रतिमान भी जानते हैं और इसका मनोवैज्ञानिक शक्तियों की सहायता से शिक्षण उद्देश्य प्राप्ति का प्रयास किया जाता है। अब मनोवैज्ञानिक विधि प्रविधि प्रशिक्षण जो मनोवैज्ञानिक तरीके से इसमें शिक्षण कार्य में उद्देश्य जो है छात्र को उसके उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, किससे, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान के माध्यम से। तो ये सारी चीज क्रिया हो गई, पूरी प्रक्रिया आ गई। इसमें जो मोस्ट है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान में वो यही है कि अगर आपके जैसे एग्जाम में आता है तो बुनियादी शिक्षण प्रतिमान क्या है, तो इसमें एक चीज याद रखना कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान जिसने दिया है वो रॉबर्ट ग्लेसर और ये है 1962। ये मोस्ट है कि शिक्षण प्रतिमान किसका है, तो ये इनका है और 1962। और इसकी प्रक्रिया प्रोसेस क्या है, इसके क्या है, तो ये चारों पॉइंट आपको यहाँ अनुदेशात्मक उद्देश्य याद रखना होगा, प्रारंभिक या पूर्व विभाग, अनुदेशात्मक प्रक्रिया और निष्पत्ति का मूल्यांकन। ये पॉइंट है। बाद में इसके साथ अगर लास्ट में डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम किस तरह से बनेगा, उसमें फर्स्ट कॉलम में फीडबैक लास्ट में रहेगा, क्योंकि फीडबैक इसलिए जरूरी है कि इस प्रतिमान निष्पत्ति का मूल्यांकन उद्देश्य छात्रों का विवाद और शिक्षकों को पुनर्वलन प्रदान करने के लिए फीडबैक जरूरी होता है। हमको मालूम है कि अपन ने सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा था, माइक्रो टीचिंग में देखा था, तो हर उसमें फीडबैक था।
फीडबैक क्यों? क्योंकि इससे ये पता लग जाता है कि उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, शिक्षण कार्य कैसा था, एक शिक्षक में कौन सी योग्यता थी, कौन सी नहीं थी। तो एक फीडबैक के माध्यम से इन सारी चीजों को समझा जा सकता है। इस वजह से हर निरीक्षक और मतलब शिक्षक माइक्रो टीचर में जो छात्र अध्यापक और या अध्यापिका होती है उनका तो शिक्षक कर लेते हैं निरीक्षण, या फिर उसमें ऑडियो वीडियो के माध्यम से हो जाता है। इसमें भी यही है कि निरीक्षण करना समय शिक्षक होता है कि इसमें विद्यार्थी के विभाग में कितना अंतर आया, कितना नहीं आया, ये सारी चीज इसमें जानी जाती है। यानी फीडबैक लास्ट है इसका। यानी पहले यही हो गया कि इसमें क्या है कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान हुई है बेसिक टीचिंग मॉडल्स, यानी बेसिक शिक्षा की मालूम है कि बेसिक शिक्षा क्यों दी जाती है। जैसे कि अपन को प्रौढ़ शिक्षा वगैरह ये सारी चीजें अपन ने देखी है शिक्षा में, तो प्रौढ़ से पहले बेसिक सिखाया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चे को बेसिक चीजों की नॉलेज देते हैं कि अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उसको पहले अनावरण सिखाना है, एबीसीडी सिखानी है, गिनती सिखानी। उसके बाद वो सेकंड क्लास में आता है तो पहले तो उसको देखते हैं उसको कितना ज्ञान है, कितना नहीं है, कौन सी क्रिया है। तो बेसिक हम जांच करते हैं कि बच्चे को मतलब उसमें बौद्धिक स्तर कितना है, तो ज्ञान का स्तर कितना है। तो उसी को जो मैंने अनुदेश उद्देश्य में देखा था पूर्व वाली क्रिया थी। ठीक है, अब ये मैंने पूरा इसको देख लिया। अब अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं। पूरा आप नोट कर लेना और ध्यान से देख लेना। यानी जो पहला पॉइंट था उसमें उद्देश्य में यही है कि ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक तीनों चीजों का ज्ञान देखा जाता है। अब अपन इसकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं कि विशेषताएं। और बुनियादी शिक्षा में विशेषता क्या है? पहला तो है यानी शिक्षण विभाग हेतु दिशा प्रदान। यानी होता है बुनियादी शिक्षण में शिक्षण विभाग हेतु दिशा प्रदान मिलती है, यानी दिशा मिलती है, मतलब दिशा प्रदान करता है और दिशा मिलती है, जिससे कि शिक्षण विभाग हेतु दिशा, यानी कैसी दिशा हो कैसी नहीं हो, कौन सी क्रिया शिक्षण विभाग को सुधारने के लिए कौन सी चीजें इसमें बुनियादी शिक्षण पता लग जाता है। तो इसमें एक दिशा मिलती है कि शिक्षण को कैसा व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार नहीं करना है। ठीक है, यानी उचित व्यवहार के लिए कि दिशा प्रदान की जाती है। दूसरा है सेवारत प्रशिक्षण में सहायक। यानी सेवा प्रशिक्षण की जो बेसिक नॉलेज होती है उसको और आगे बढ़ाने के लिए इस बुनियादी शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है, उनके ज्ञान को और बढ़ाया उनको प्रशिक्षित किया जा सके, मतलब और अच्छी चीजों को, नई नई जो चीजें आती है, नवाचार का प्रयोग शिक्षण कार्य में कैसे किया जाए, कैसा नहीं किया जाए, वो सारी चीज के अंदर आती है। तीसरा है अनुदेशनात्मक उद्देश्य संशोधन हेतु, मतलब उद्देश्यों में संशोधन भी इसी के द्वारा किया जा सकता है। कि मतलब इसमें टू उपयोगी अनुदेशना उद्देश्यों में संशोधन हेतु दिशा मिलती है। इसमें इसकी भी दिशा मिलती है, उद्देश्य कैसे होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, कौन से उद्देश्य प्राप्त हो, कौन से ना हो, ये सारी चीज इसके अंदर देखी जाती है। चौथा है शिक्षण के संप्रत्यय को समझने हेतु, मतलब जो भी अपन चीज समझाना चाहते हैं शिक्षण में, जो महत्व है शिक्षा के, जो भी टॉपिक्स अपन समझना चाहते हैं तो इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं और इस प्रतिमान से हमको शिक्षण की संपत्ति को समझने में सहायता मिलती है। पांचवा है पाठ्य वस्तु
मतलब ये चीज है, मतलब प्रतिमान जो है वो मोस्ट है क्योंकि इसमें चीजों को समझा जा सकता है। पाठ्य वस्तु व विषय वस्तु को छात्र को समझने में, मतलब जो पाठ्य वस्तु विषय वस्तु है उससे इसको छात्र इसके माध्यम से छात्र अच्छे समझ सकते हैं और उनको इसके माध्यम से सुविधा मिलती है समझने में, इस प्रक्रिया के माध्यम से कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान है पाठ्य वस्तु विषय वस्तु है इसको इसके माध्यम से प्रतिमान के माध्यम से अच्छे से समझा जा सकता है और ये छात्रों को सुविधा देता है। बहुत सारी विधियां हैं जो उनके माध्यम से समझ सकते हैं, तो ये विधियां प्रदान करता है ज्ञान के स्तर को समझने में, पूर्व ज्ञान को समझने में, सब चीजों में इसका प्रयोग होता है। छठा है शिक्षण विधियों को परिमार्जित करने या फिर लिख सकते हो बदलने में। मतलब जो विद्यार्थी को असुविधा होती है शिक्षण विधियों में, जो विद्यार्थी को जो शिक्षण विधि समझ में नहीं आती है तो उनको विद्यार्थी के अनुसार उनकी सुविधा के अनुसार इसमें बदला जा सकता है जिससे कि विद्यार्थियों को ये चीज समझ में आ जाए। मतलब शिक्षण की विधि विद्यार्थियों में बदलने या प्रयोग करने में सहायता मिलती है। तो विधियां विद्यार्थी समझ में नहीं आती, कई विधि ऐसी होती है विद्यार्थी नहीं समझ पाते क्योंकि बच्चे मैंने समझे हैं कि बच्चे कौन कौन सी बुद्धि के होते हैं। मैंने बुद्धि प्रकार कर सकते हैं, मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, प्रतिभाशाली है और उससे कम बुद्धि वाले। तो इस प्रकार से तो उनमें यही है कि विधियों को जैसे कि कोई बच्चे समझ लेते हैं, कहीं नहीं समझ पाते, तो नहीं समझ पाते उनके लिए मैं इसमें विधियों को चयन कर सकते हैं, उनको बदल सकते हैं। तो ये सारी चीज इसके अंदर आ जाती है। और अपन इसमें देखते हैं तो मैंने ये पॉइंट को देख लिए। तो एक पॉइंट और शिक्षक इसके अनुकूलन अपना शिक्षण नियोजन कर सकते हैं। मतलब शिक्षण नियोजन एक योजना बना सकते हैं इसके माध्यम से कि क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, किस प्रकार से पढ़ाना है, कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, सारी चीज के माध्यम से हो सकती है। तो आज अपना ये टॉपिक हो गया क्लियर कि बुनियादी शिक्षण प्रतिमान से रॉबर्ट गिलेजर ने इसकी प्रक्रिया समझ ली अपन, इसका स्वरूप कैसा है। तो अनुदेशना उद्देश्य, प्रारंभिक या पूर्व विभाग, अनुदेशना प्रक्रिया, निष्पत्ति का मूल्यांकन। तो हम इन सारी चीजों का अध्ययन कर लिया, विशेषताएं देगी और ये टॉपिक बनना यही पूरा हो गया है। तो हमने टॉपिक देख लिया है और 30 यूनिट का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अगला टॉपिक लेंगे और इसी के साथ में आज का ये टॉपिक यही खत्म होता है। धन्यवाद।